नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरएसएम एसएसबी एलडीसी परीक्षा जो कि 2018 में हुई थी उसमें सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस या एवरीडे साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये वाले प्रश्न आपके आने वाली एलडीसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है। तो मूंगा सिल्क होता है ना, तो मूंगा रेशम होता है, वो कौन सी कीट से मिलता है? वो मिलता है एंथेरिया असामा। ठीक है, तो ये एक कीट है, उससे मिलता है मूंगा सिल्क। कौन सा? एंथेरिया असामा से मिलता है मूंगा सिल्क। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि किसी को भी ब्लड दे सकता है, वो है ओ नेगेटिव। तो यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव। नेक्स्ट है कि चावल की कौन सी वैरायटी पॉपुलर बायो पेटेंट है। ठीक है, तो चावल की कौन सी किस्म है जो कि बायो पेटेंट है? वो है बासमती वैरायटी। कौन सा? बासमती वैरायटी। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन सी की कमी से होता है, वो होता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा जाती है वो कितनी? 10%। कितनी? 10% जाती है। नेक्स्ट कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होती है ना, वो किसको कन्वर्ट करते हैं? वो है वेस्ट मटेरियल को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो किसको किस में बदलते हैं? वो है वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल है उसको अमोनिया में बदल देते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में बायो पेटेंट कितने वर्षों तक प्रभावी रहता है। तो बायो पेटेंट होता है ना, वो कितने सालों तक प्रभावी रहता है भारत में? वो है 20 सालों तक। तो भारत में बायो पेटेंट होता है वो कितने सालों तक प्रभावी है? वो है 20 सालों तक प्रभावी होता है। नेक्स्ट है कि सडन हेरिटेबल चेंज इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? अचानक होने वाले हेरिटेबल। ऐसे परिवर्तन जो अचानक हो जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि वर्मी कंपोस्ट इको फ्रेंडली खाद है जो प्राप्त होती है। तो वर्मी कंपोस्ट किससे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है केंचुआ से या अर्थवर्म से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि इमेस्कुलेशन या विम्पुंसन की प्रक्रिया क्या होती है? तो विम्पुंसन की प्रक्रिया में क्या करते हैं? परागकोश होते हैं ना, उनको पुष्प में से हटा देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इमेस्कुलेशन कहलाती है। तो वो इमेस्कुलेशन कहलाती है। उसमें क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर को हटा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? विपुंसन। नेक्स्ट है कि मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, तो वो पादप कौन सा था? वो था हिरेशियम। कौन सा? मेंडल ने मटर पर तो काम किया ही था, और मटर के अलावा एक और पादप पर काम किया था, उस पादप का नाम क्या था? हिरेशियम। क्या? हिरेशियम। आगे देखते हैं गुणसूत्र के जाल को स्टेन किया जाता है। तो गुणसूत्रों को स्टेन करने के लिए, ठीक है, अभिरंजित करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है? वह हिमेटोजाइलिन, फ्यूल्जन और कार्मिन, ये सभी उपयोग में लिए जाते हैं गुणसूत्र को अभिरंजित करने के लिए। कौन कौन सा? एक तो हिमेटोजाइलिन, फ्यूल्जन और कार्मिन। ठीक है, तो मेन क्या है? हिमेटोजाइलिन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि गुणसूत्रों को अभिरंजित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है हिमेटोजाइलिन। नेक्स्ट की दो भिन्न भिन्न जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पादपों का क्रॉस कर नई किस्म का निर्माण करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। दो अलग अलग जेनेटिक गुण हैं, उन दोनों को क्रॉस करने से जो नई किस्म बनती है उसे क्या कहते हैं? संकरण। ठीक है। नेक्स्ट है गैसीय चक्र। तो इनमें से गैसीय चक्र कौन कौन से हैं? तो वह कार्बन है, वो गैसीय चक्र है। नाइट्रोजन वो भी गैसीय चक्र है। ऑक्सीजन है वो भी गैसीय चक्र है। फॉस्फोरस गैसीय चक्र नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरस गैसीय चक्र नहीं होता है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस है वो गैसीय चक्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब उसी एलडीसी के 3-4 शिफ्टों में हुए थे, उनको देखते हैं। अगली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए की पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन पर चार्ज होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन है उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, प्लस होता है। और डीएनए पे कैसा होता है? नेगेटिव। तो डीएनए है, ये डीएनए इस टाइप से, इस पे ये क्या क्या लगे रहता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए पे तो होता है नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन प्रोटीन होता है, इन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये उससे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन पर होता है पॉजिटिव और डीएनए पर होता है नेगेटिव चार्ज।
नेक्स्ट की वायुमंडल में CO2 की मात्रा प्रेजेंट होती है, तो वायुमंडल में कितनी CO2 उपस्थित है, वह 0.03%। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 उपस्थित है कितनी, 0.03%। नेक्स्ट की गुणसूत्र की स्ट्रक्चर में आते हैं, तो गुणसूत्र होता है ना, उसकी जो संरचना, उसमें क्या क्या आते हैं, एक तो डीएनए, दूसरा आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया और हिस्टोन प्रोटीन, ये सभी किस में आते हैं, गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं। तो गुणसूत्र किस किस से बना होता है, एक डीएनए, मेन तो क्या होता है, डीएनए होता है, कुछ मात्रा में आरएनए भी होता है और कुछ मात्रा में हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं गुणसूत्र में। नेक्स्ट की हार्ट अटैक, जो हृदयघात है, उसके प्रमुख कारण क्या है, तो क्या पहला क्या है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या है, आर्टरी में से जाके जमा हो जाता है। दूसरा, आर्टरी में ब्लड क्लॉट का आना, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट आ जाता है ना, जिसके कारण ये आर्टरी रुक जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरा, हार्ट में अपर्याप्त रक्त पहुंचना, अपर्याप्त रक्त पहुंचने से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये तीनों है इसके कारण। नेक्स्ट, यदि पिता RH पॉजिटिव व माता RH नेगेटिव हो तो माता को पहले प्रसव के बाद दिया जाता है। तो अगर है ना पिता क्या है, RH पॉजिटिव और माता RH नेगेटिव है, तो पहला बच्चा अगर है ना RH पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो पहले प्रसव के बाद क्या दिया जाता है, GAM एंटीबॉडी दी जाती है। ठीक है, तो पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दी जाती है, GAM एंटीबॉडी वो दी जाती है माता को, अगर पिता क्या है RH पॉजिटिव और माता RH नेगेटिव है तो। नेक्स्ट क्या है कि मोलस्का की किस स्पीसीज से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है, वह है पिंक टाडा, क्या है, पेनेक्टिडा, क्या है, पेनेक्टिडा। तो मोलस्का की कौन सी जो स्पीसीज है उससे क्या है व्यावसायिक मोती मिलता है, वह है पेनेक्टिडा। आपके जो ऑप्शन में दिया हुआ था वह है पेनेक्टिडा। नेक्स्ट की फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, पहली रिकॉम्बिनेंट जो वैक्सीन है या टीका है वो कौन सा है, हेपेटाइटिस बी है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन सी है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट की बोटनी की किस ब्रांच में इम्प्रूव्ड प्लांट वैरायटी का डेवलपमेंट किया जाता है, तो इम्प्रूव प्लांट वैरायटी का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत जो इम्प्रूव प्लांट वैरायटी है उसका उत्पादन किया जाता है। किसान का मित्र कौन है, वो है केंचुआ, क्योंकि केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। नेक्स्ट है कि फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर टमाटो क्या होता है, फ्लेवर सेवर टमाटो ऐसा होता है जो जिसमें कि क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उसमें है ना क्या किया जाता है, ऐसा बना दिया जाता है जिसके कि उसकी भित्ति कठोर हो जाती है, मतलब ज़्यादा दिन तक वो सड़ती नहीं है, तो वो अधिक समय तक काम में लाने योग्य रहता है। ठीक है, तो वो क्या है, इम्प्रूव्ड सेल्फ यानी बेहतर जीवन, तो मतलब ज़्यादा समय तक फ्रेश रहता है फ्लेवर सेवर टमाटो। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पितामह कौन है, तो वह है मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर है मेंडल। नेक्स्ट है कि सेंट्रल डोगमा में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर, तो सेंट्रल डोगमा होता है ना उसमें क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, तो पहले क्या है डीएनए से आरएनए में जाती है, फिर आरएनए से प्रोटीन में जाती है। तो सेंट्रल डोगमा में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, पहले डीएनए से आरएनए में, फिर आरएनए से प्रोटीन में। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बहुत बार। एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर में एनर्जी लगातार क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। पहले यहाँ से एनर्जी यहाँ गई तो कुछ ऊर्जा का ह्रास हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गई तो कुछ ऊर्जा का ह्रास हुआ, तो मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पर एनर्जी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो अब ये 9/9/2018 वाली शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। एनर्जी के पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं, सीधे होते हैं क्योंकि ना उसमें ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता रहता है। पहले ऊर्जा इतनी सारी थी, ठीक है, फिर कम रह गई, इतनी रह गई, फिर और कम रह गई, ठीक है, ऊपर जाते जाते ऊर्जा सबसे मिनिमम हो गई और नीचे में ऊर्जा सबसे मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो एनर्जी के पिरामिड हमेशा कैसे रहते हैं, सीधे रहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल डोगमा की खोज किसने की, तो वो की थी बाल्टीमोर, इनको नोबेल प्राइज मिला था सेंट्रल डोगमा के लिए, आपके ऑप्शन में यही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किन लॉ के अनुसार होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इकोसिस्टम है उसमें जो एनर्जी है उसका जो फ्लो होता है वो होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो गैसीय अवस्था में होता है ना जल, वो होता है वाटर वेपर के रूप में, किसमें, वाटर वेपर के रूप में। नेक्स्ट है कौन से 3 R एनवायरमेंट फ्रेंडली माने जाते हैं, तो
कौन से 3 आर है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली माने जाते हैं? एक तो हो गया रिड्यूस यानी कम करो, फिर रीयूज उसको वापस से यूज करो, और फिर क्या है रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल ये क्या है? 3 इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आर है। नेक्स्ट है बच्चों को ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन क्या हो गया? DPT। तो किस रोग से रोकने के लिए दिया जाता है? तो डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया, पी का मतलब हो गया पर्टूसिस और टी का मतलब हो गया टेटनस। तो DPT का जो टीका लगता है ना, उसमें डी का मतलब है डिप्थीरिया, पी का मतलब है पर्टूसिस और टी का मतलब है टेटनस। इनके बचाव के लिए दिया जाता है ये DPT का टीका। नेक्स्ट है इंडियन पेटेंट एक्ट कब पास हुआ? तो इंडियन पेटेंट एक्ट पास हुआ 1970 में। नेक्स्ट है सेंट्रल डोगमा, ये किन्होंने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, तो ये आपके पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा याद रखना है। तो उसको नोबेल प्राइज उनको दिया था, ऊपर हमने देखा था वो। तो और ये ऑप्शन में दोनों होना तो दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्कंदन रोधी यानी एंटीकोगुएंट के रूप में यूज किया जाता है। तो एंटीकोगुएंट मतलब कि ये ना, हम देखते हैं कि ये ना जब ब्लड होता है वो शरीर से बाहर निकलता है तो वो क्या होता है? जम जाता है, ऐसे उसका थक्का बन जाता है। तो उसको थक्का बनने से रोकने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? स्कंदन रोधी, एंटीकोगुएंट कहलाते हैं। ठीक है, तो वो एंटीकोगुएंट होते हैं, वो क्या है? वो जब हम ऐसे ब्लड को निकाल करके है ना किसी थैली में ऐसे इकट्ठा करते हैं ना वो ब्लड को, तो स्कंदन रोधी यानी उसको है ना ब्लड को जमने से रोकने का काम कौन करता है उस थैली में? वो है सोडियम सिट्रेट। क्या है? सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या है? एंटीकोगुएंट। नेक्स्ट है आरएनए में थायमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजन बेस कौन सा है? तो आरएनए में ना क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है, थायमिन नहीं मिलता। क्या मिलता है? यूरेसिल। तो आरएनए में क्या होता है? ए और यू ये दोनों जुड़े होते हैं और जी और सी ये जुड़े होते हैं, जबकि डीएनए में क्या होता है? ए और टी और जी और सी ये होते हैं। ठीक है, ये तीन बॉन्ड से, तो इस टाइप से। तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या मिलता है? यूरेसिल। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? वो है ओशियन इकोसिस्टम। ओशियन इकोसिस्टम है वो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया या कि ऐसे बोलते हैं ना खून की कमी होगी, खून की कमी किसकी कमी से होती है? वो है आयरन। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने कैरेक्टर चुने? 7 कैरेक्टर चुने थे। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत ये किसने दिया था? सटन। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था सटन ने। अब देखते हैं अगली शिफ्ट में LDC के अगली शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे जा गए थे वो देखते हैं। मानव जाति में लिंग का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। यदि XX है तो वो होगी मादा और XY है तो वो क्या क्या हो गया? नर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करने वाले जीन कहलाते हैं। तो विपरीत लक्षणों को जो कोड करने वाले जो जीन होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल T का मतलब हो गया लंबा और कैपिटल स्मॉल t का मतलब हो गया बौना। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये विपरीत लक्षण हो गए। ये लंबा और बौना ये दोनों क्या है? विपरीत लक्षण है। विपरीत लक्षण को जो कोड करने वाले जो ये जीन है कैपिटल T और स्मॉल t ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों है अलील है। ठीक है, अलील है। एक फूड चेन हमेशा प्रारंभ होती है, तो एक फूड चेन है वो हमेशा किससे प्रारंभ होती है? वो होती है फोटोसिंथेसिस से। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं, भोजन फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर इस टाइप से फूड चेन चलती है। ठीक है, तो चालू हमेशा किससे होती है? फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट है ए थिक फ्लैशी ग्रो हॉरिजेंटली हैविंग ड्राई स्केल लीव्स टर्मिनल बड एडवेंटिशियस रूट, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है राइजोम। राइजोम होती है जो हम अदरक खाते हैं, हल्दी होती है। ठीक है, वो क्या होती है? राइजोम होती है। वो क्या है? एक ऐसा तना है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जमीन के नीचे ग्रो करता है और क्या है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, वो एक टाइप का। तो अदरक हो गई, वो क्या है? राइजोम हो गया सब। नेक्स्ट देखते हैं कि RH रोग के लक्षण है। तो RH रोग के लक्षण क्या है? तो फास्ट हार्ट रेट क्या है? उसकी हृदय गति क्या होती है? फास्ट रहती है। ऊर्जा में कमी, ऊर्जा की कमी रहती है हमेशा। उसका पेट क्या रहता है? बड़ा रहता है। तो RH रोग में क्या हो गया? ये सब इसके लक्षण है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड। तो 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, जैसे हो गया एडेनिन और थाइमिन।
ये क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन बेस हो गया, एडेनिन और थाइमिन, इनके जो बीच बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड कौन से होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि सी और जी होते हैं, उनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन बेस है, उनके बीच में बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा जिसमें एनवायरमेंट का अध्ययन किया जाता है, वो है इकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है कि शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है एनीमिया। आरबीसी की कमी किससे होती है, वह है आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी से आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी से खून की कमी, और खून की कमी को ही क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वो दिया था 1953 में। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, 1953 में दिया था। नेक्स्ट है जीएमओ, या जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि किसी दूसरे जीव से कोई जीन निकाल करके उस जीव में डाला गया है, वो क्या कहलाता है, जीएमओ। जैसे बीटी कॉटन में किसी दूसरे प्लांट से जीन निकाल कर एक क्राई जीन है उसको डाला गया है, वो क्या हो गया, जीएमओ हो गया। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस जो माइक्रोबियल क्रिया के प्रति हाईली रेजिस्टेंस होता है और उसका डिकम्पोजिशन बहुत धीमी गति से होता है, वो क्या कहलाता है, ह्यूमस। जैसे एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस, ठीक है, जो कि माइक्रोबियल क्रिया के प्रति हाईली रेजिस्टेंट होता है और उसका डिकम्पोजिशन क्या है, बहुत धीमी गति से होता है, वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड रोग किनके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। तो डायबिटीज रोग होता है मधुमेह रोग, वो किसकी कमी से होता है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है ना, तो कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज। नेक्स्ट है हु ट्रैप मैक्सिमम सन एनर्जी। तो सबसे अधिक सन एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, मतलब सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, ठीक है, तो वो हो गए एल्गी, सबसे अधिक सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।